नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण दंबोले। इस बुलेटिन में देखेंगे छत्तीसगढ़ के तमाम बड़ी खबरों को। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। बीजापुर नक्सली हमले में 8 जवान शहीद और 1 ड्राइवर की मौत। आज सुबह ग्राउंड जीरो पर पहुंचे जवान। दंतेवाड़ा में शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। सीएम साय होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून लाने की तैयारी। मंत्री श्याम बिहारी ने दिए संकेत। नेता प्रतिपक्ष बोले, कांग्रेस ने बनाया था कानून, सर्वसम्मति से कराएंगे पास। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू। आज पूरी होगी महापौर अध्यक्ष के आरक्षण प्रक्रिया। इसी महीने हो सकती है आचार संहिता की घोषणा। अंबिकापुर में टैंकर से टकराई तेज रफ्तार बाइक। हादसे में 1 की मौत, 2 घायल। घटना का सीसीटीवी आया सामने। भारत में तेजी से फैल रहा एचएमपीवी वायरस। अब तक 6 मामले आ चुके हैं सामने। कर्नाटक, बंगाल, तमिलनाडु और गुजरात में संक्रमित मिले बच्चे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज बुलेटिन में सबसे पहले बात नक्सली हमले की। तो बीजापुर से खबर। आईडी ब्लास्ट में 8 जवान शहीद हुए। हमले में 1 ड्राइवर की भी मौत हुई। शहीद जवान को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। दंतेवाड़ा पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि शहीदों को दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय श्रद्धांजलि देंगे। इसके साथ ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। नक्सलियों ने बीजापुर के कुटरू में आईडी ब्लास्ट किया। बेदरी के पास अंबेली नाला पर आईडी ब्लास्ट नक्सलियों ने किया। आईडी की चपेट में जवानों से भरी गाड़ी आ गई। नक्सलियों ने करीब 50 किलो आईडी यहां पर लगा रखी थी। ब्लास्ट के बाद 5 से 6 फीट गहरा गड्ढा हो गया। मुठभेड़ के बाद वापस लौट रहे थे जवान। डीआरजी दंतेवाड़ा के ये सभी जवान हैं जो शहीद हुए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और तस्वीरें आप देखेंगे और इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भीषण ये ब्लास्ट था। और आज दंतेवाड़ा पुलिस लाइन में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो उसके बाद इस ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। घटनास्थल पर जवानों के हथियार बरामद हुए हैं जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। इसके साथ ही गाड़ी के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए। गाड़ी के पार्ट्स पेड़ पर लटके हुए नजर आए। जवानों के छत विछत शव यहां से मिले हैं। तो दंतेवाड़ा में आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से एक बड़ा ब्लास्ट यहां पर नक्सलियों ने किया। 3 से 4 फीट गड्ढे हो गए और इसके बाद जो वाहन है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वाहन के परखच्चे उड़ गए। और ये ग्राउंड जीरो की तस्वीरें। आज सुबह घटनास्थल फिर से पहुंचे जवान और आज सुबह की ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC24 पर देख पा रहे हैं। बाइक से घटनास्थल जवान पहुंचे और ये लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जो जिस वाहन को नक्सलियों ने उड़ाया, जिसमें जवान थे, उस वाहन के पार्ट्स आपको नजर आ रहे होंगे। और आज घटनास्थल पर एक बार फिर से जवान पहुंचे। घटनास्थल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बाइक से तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से बाइक से जो जवान है वो एक बार फिर से घटनास्थल पर पहुंचे हैं। तो शहीद जवानों के नाम भी हम आपको बता दें कि कोरसा, बुधराम, सोमरू वेंटिल शहीद हुए हैं। दुम्मा मड़काम, बमन सोढ़ी ये भी कल इस हमले में शहीद हुए। हरीश को राम, पडरू पोयम, सुदर्शन बेटी, सुबलराज यादव,
कोरसा बुधराम, सोमू वेंटिल शहीद हुए और इन शहीदों को आज दंतेवाड़ा में श्रद्धांजलि दी जाएगी। सीएम साहब सभी को श्रद्धांजलि देंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो एक तरफ घटनास्थल के एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कल एक बड़ा नक्सली हमला, जवानों से भरे वाहन को नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर उड़ा दिया, जिसमें 8 जवान शहीद हो गए। एक तरफ लगातार नक्सली मारे जा रहे हैं, तो दूसरी ओर एक बार फिर नक्सलियों की बौखलाहट यहां पर देखने को मिली है। नक्सलियों के कारण करतूत के जवानों से भरे वाहनों को नक्सलियों ने निशाना बनाया। 8 जवान इसमें शहीद हुए और आज दंतेवाड़ा में सभी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो बीजापुर में नक्सलियों ने जवानों से भरी गाड़ी को ब्लास्ट करके उड़ा दिया। 8 डीआरजी जवान समेत एक ड्राइवर शहीद हुए और इस घटना के बाद से छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। बस्तर में लंबे समय बाद नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। आईईडी ब्लास्ट में 8 जवान शहीद हो गए और एक ड्राइवर की मौत हो गई। ब्लास्ट इतना भयानक था कि सड़क में 5 से 6 फीट का गड्ढा हो गया और गाड़ी के परखच्चे लगभग 25 फीट ऊंचे पेड़ पर जा लटके। घटना के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई लोगों ने जवानों के प्रति दुख व्यक्त कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसे नक्सलियों की बौखलाहट बताया। 8 जवान सर्चिंग से वापस आ रहे थे और आईडी ब्लास्ट में उनका वाहन उड़ गया और सभी 8 जवान शहीद हो गए। साथ में जो वाहन का चालक था वो भी शहीद हो गया। तो ऐसे 8 जवान और ड्राइवर के शहादत को मैं नमन करता हूं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये आईडी ब्लास्ट के कारण हुआ है, कमांड ब्लास्ट था ये, और ब्लैक टॉप रोड होने के बावजूद ये हुआ है। वहाँ आना जाना लगातार चल ही रहा था जवानों का, परंतु अब ये कैसे हुआ है ये जांच का विषय है। इसको देखकर जांच करके और सुधार लाएंगे। देखिए, जिस प्रकार से पिछले 1 सालों में नक्सल उन्मूलन के लिए हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने जिस मजबूती से काम किया है, लगातार काम किया है, और बीजापुर की आज की जो घटना की जानकारी मिली है, ये नक्सलियों का कायराना हरकत है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इनकी जो कल्पना है कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करेंगे, वो नक्सल मुक्त होकर रहे। निश्चित रूप से वो घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, और ये बुझती हुई लौ है जो भभक रही। नक्सलियों का ये कायराना हरकत है। जिस प्रकार से ब्लास्ट करके गाड़ी को उड़ाया गया और उसमें जो 9 लोग शहीद हुए हैं, मैं उनकी जो शहीदी है बेकार नहीं जाएगा। घटना के बाद छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कहा कि राज्य सरकार नक्सलियों को मारकर गाना गाती है। नक्सलियों को मारो भगाओ, लेकिन जल्दबाजी ना करो। इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार ओवर कॉन्फिडेंस में दिख रही है। राज्य सरकार की नक्सल नीति स्पष्ट नहीं है। सरकार को सावधानी और प्लानिंग की जरूरत है। 2 नक्सली को मारते हो, 3 नक्सली को मारते हो और दिन भर 4 दिन तक उसी के गाना गाते हो, और जहाँ जहाँ हमारे जवान मारे जा रहे हैं उनको पूरा संरक्षण नहीं मिल रहा है। हम भी नक्सली को मारना चाहते थे, हम भी नक्सलियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखते थे, मगर एक तरीका होता है। कहीं न कहीं बड़ी चूक हुई है, और कहाँ चूक हुई है ये एक जांच का विषय है। सरकार जिस मोर्चे पर काम कर रही है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में है। बहुत ही सावधानी और प्लानिंग की आवश्यकता है। कहीं न कहीं सरकार उसमें विफल साबित हुई है। नक्सली घटना के बाद पूरा देश जवानों के साथ खड़ा है, लेकिन जवाब का इंतजार होगा कि चूक कहां हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा जांजगीर पहुंचे। IBC 24 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बस्तर संवेदनशील क्षेत्र है। विष्णु देसाई की सरकार ने तय किया कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व का भी पूरा सहयोग है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ के हर वर्ग में टेंशन होने संबंधी बयान पर पैकरा ने कहा कि कांग्रेस में हर जगह टेंशन है, भाजपा में कोई टेंशन नहीं है। कांग्रेस में कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, कांग्रेसी टेंशन में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के दौरान अपराध बढ़े हैं। अभी बीजापुर में पत्रकार की हत्या हुई, उसमें भी कांग्रेस नेता शामिल है। बस्तर क्षेत्र की बात है, निश्चित ही वहाँ पर संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन हमारे विष्णुदेव की सरकार ने यह तय किया है कि वहाँ से नक्सल मुक्त करेंगे। कांग्रेस के हर वर्ग में टेंशन है, बीजेपी में नहीं है। भूपेश जी कह रहे हैं उनकी सरकार, उनकी जो तानाशाही के कारण तो हम लोग भाजपा में यहाँ पर आए हैं, तो ये तो उनके टेंशन है, हमारे यहाँ कोई टेंशन नहीं है। बड़ी खबर रायपुर से। नगरीय निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज महापौर अध्यक्ष आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी। सुबह 10:30 बजे से डीडीओ ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम होगा। 11:30 बजे से नगर पालिका अध्यक्ष के आरक्षण तय होंगे। 12:30 बजे से नगर पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण तय होगा। इसी महीने आचार संहिता की भी घोषणा हो सकती है। तो आरक्षण की प्रक्रिया आज पूरी होगी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसी महीने आचार संहिता की भी घोषणा हो सकती है। आज आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश राज रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ा। राजेश, नगरीय निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, आरक्षण की प्रक्रिया अब पूरी की जाएगी और इसी महीने आचार संहिता की भी घोषणा की जा सकती है। क्या अपडेट इस पूरी खबर को लेकर आपके पास? बिल्कुल श्रवण, देखिए 30 दिसंबर को ही ये आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो जानी थी, लेकिन किसी वजह से उसको टाल दिया गया। 7 जनवरी मुकर्रर किया गया। आज तय समय पर यह आरक्षण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसी के साथ में नगरीय निकाय का काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा। पूरे प्रदेश में 14 नगर निगम है, 54 नगर पालिका है और 124 करीब नगर पंचायत है। तो कुल मिलाकर के 192 नगरीय निकाय होते हैं और आज जो सबकी नज़र रहेगी सबसे शुरू में वो इसी पर रहेगी कि नगर निगम जो पूरे प्रदेश में 14 है, सभी के लिए आज आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हालांकि चुनाव अभी जो होने वाले हैं वो 10 पर ही होंगे। तो 14 नगर निगम में 2 तो आबादी के हिसाब से ऐसे भी SC के लिए रिजर्व हो गया है, रिसाली और फिर रायगढ़, और एक अंबिकापुर नगर निगम है, वो भी जनसंख्या के आधार पर ST के लिए ही आरक्षित है। बाकी जगह पर फिर वो लॉटरी के लिए होगा। उसमें से 4 जो नगर निगम है वो OBC के लिए आरक्षित रहेंगी और फिर टोटल 14 में से 5 नगर निगम महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो सुबह 10:30 से ये प्रक्रिया शुरू होगी। पहले नगर निगम के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद नगर पालिका के लिए और फिर नगर पंचायत के लिए भी। और जैसे ही आज आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, राज्य सरकार इस डाटा को चुनाव आयोग के पास भेजेगा। और जिस तरह से नगरीय निकाय मंत्री, नगरीय मंत्री अरुण साव पहले भी कह चुके हैं कि जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी वो डाटा चुनाव आयोग को भेजेंगे और कोशिश होगी कि जल्द से जल्द चुनाव हो। तो उस आधार पर ये उम्मीद जताई जा रही है कि 15-16 के आसपास हो सकता है प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए आचार संहिता की घोषणा हो जाए। जी चलिए, तो अपडेट हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के बहुत शुक्रिया राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, 13 जनवरी से प्रयागराज महाकुंभ शुरू होने जा रहा। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए इस बार लोगों को भारी भरकम राशि खर्च करनी पड़ेगी। दरअसल रायपुर से प्रयागराज के लिए रोजाना सिर्फ एक सीधी विमान है। वर्तमान में इसका किराया लगभग 4,000 रुपए, लेकिन 10 जनवरी के बाद रायपुर से प्रयागराज का किराया 10 से 20,000 रुपए तक हो जाएगा। यही हाल रेल सेवा का है। अभी रायपुर से प्रयागराज के लिए रोजाना सिर्फ 2 ट्रेनें चलती हैं, लेकिन उसमें भी वेटिंग है। श्रद्धालुओं ने कहा कि राज्य सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए और स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के साथ कुंभ स्नान योजना भी शुरू करनी चाहिए। रामेश्वर नगर तो वहाँ से बस की कोई व्यवस्था कराए, ट्रेन की व्यवस्था करा दे, स्पेशल ट्रेन चलाए छत्तीसगढ़ सरकार। जैसे अयोध्या के दर्शन कराए थे, वैसे ही हम चाहते कि एक कुंभ के लिए भी इनकी गाड़ी चलनी चाहिए, जिसके माध्यम से हम यहाँ के परिवार जाएं और दर्शन करके वापस आएं। एक सरकार से अनुरोध है कि प्रयागराज के लिए भी एक जो 3 ट्रेन है मात्र छत्तीसगढ़ से, उसको कम से कम हफ्ते में 2 दिन 3 दिन किया जाए,
जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग छत्तीसगढ़ के लोग प्रयाग के दर्शन कर सकें। रायपुर प्रयागराज जो इंडिगो की एक ही फ़्लाइट चलती है यहाँ से, और ATR एयरक्राफ्ट छोटा एयरक्राफ्ट है, बोइंग भी नहीं है, और 12 साल के बाद ये कुंभ आ रहा है, महाकुंभ है, तो इतनी ज़्यादा डिमांड है कि फ़्लाइट में जो है 3,500-4 हज़ार का जो रेगुलर फेयर है वो फेयर 10 तारीख के आसपास करीब 7,000 का है, और 15 जनवरी 20 जनवरी के बाद तो वो 15,000, 17,000, 20,000 तक पहुंच गया है। बड़ी खबर बलौदा बाजार से, नाबालिग ने दोस्त की हत्या कर दी, चाकू से हमला कर दोस्त की हत्या कर दी। आरोपी की बहन से छेड़छाड़ करता था मृतक, छेड़छाड़ से नाराज था आरोपी। नाबालिग आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कसडोल थाने की पीपर छेड़ी का यह मामला है। सुनील साहू हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े हैं। सुनील, नाबालिग ने अपने दोस्त की हत्या कर दी, कब की ये पूरी घटना है, क्या अपडेट इस पर? देखिए, पूरा मामला कसडोल थाने की पीपर छेड़ी का बताया जा रहा है, जहां दो दोस्त आपस में एक विवाद होता है। विवाद ये था कि जो दोस्त है वो अपनी दोस्त की बहन से छेड़छाड़ करता था लगातार, उसके छेड़छाड़ से दोस्त नाराज था, और कल देर शाम जब उन लोग आपस में घूमने के लिए गए थे मैदान में, तब आपस में फिर से इस बात को लेकर दोनों के बीच जमकर बहस हुआ, और जिसके बाद जो नाबालिग दोस्त था उसने चाकू से लगातार हमला कर दिया। हमले के बाद पीपर छेड़ी से उसको पहाड़ी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोस्त की मौत हो गई। हालांकि कसडोल पुलिस ने नाबालिग को अभी गिरफ्तार कर लिया है, आगे की विवेचना जारी है। चलो, बहुत शुक्रिया आपका सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद सियासत थमने का नाम नहीं ले। छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ दीपक बैज मृतक पत्रकार के घर शोक प्रकट करने पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि जब सड़क के भ्रष्टाचार की जांच के आदेश लोक निर्माण विभाग मंत्री अरुण साव ने दिए थे तो जांच क्यों नहीं हुई? इसी मुद्दे को मुकेश ने अपनी रिपोर्ट में उठाया था। यदि समय रहते मामले की जांच होती तो इस प्रकार की घटना नहीं होती। बैज ने कहा कि मामले में बीजेपी पूरी तरह दोषी है। बता दें कि पत्रकार की हत्या के बाद आरोपी सुरेश चंद्राकर की फोटो दीपक बैज के साथ वायरल हुई थी। इसे बीजेपी ने मुद्दा बनाया था। जब उप मुख्यमंत्री जब जांच करने जाते हैं उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं? घटना से 8 से 10 दिन पहले फिर कार्रवाई नहीं होने से पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने फिर से उनको चलाया, क्योंकि पता है कि ये मामला कहीं न कहीं लिपापोती हो रही है, और उसी को लेकर फिर से उन्होंने उस न्यूज़ को चलाया। उसी का अंजाम है। मुझे लगता है कि ये उनको उसका परिणाम मिला। लेकिन खबर अंबिकापुर से, तेज रफ्तार बाइक टैंकर से टकरा गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया। घटना का सीसीटीवी सामने आया है। रिंग रोड में देर रात यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं अभिषेक सोनी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ा। अभिषेक, घटना का सीसीटीवी इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। बेहद भीषण यह हादसा है, रिंग रोड में बताया जा रहा है कि हादसा हुआ। क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए, ये जो घटना है वो देर रात घटी है, और इस घटना जो है वो इतनी भयानक कि एक जो युवती बैठी हुई थी उसकी मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 युवक हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार मेडिकल कॉलेज में कराए जाने के बाद रायपुर रेफर कर दिया गया है। और ये घटना मैं बता दूं आपको कि रिंग रोड जो है, जहां पर गंगापुर के पास जो क्रॉसिंग है वहां पर ये घटना घटी है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से टैंकर है वो क्रॉस कर रहा था क्रॉसिंग को, और दूसरी तरफ से जो तेज रफ्तार जो बाइक है वो सीधे जाकर टकरा गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसपे ये स्पष्ट है कि जो बाइक सवार हैं वो काफी तेजी से टैंकर में जा टकराए हैं। तो अभी जो टैंकर है उसकी तलाश पुलिस कर रही है, और जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें उपचार के लिए भेजा गया है। लेकिन जिस तरह से रफ्तार का कहर है उससे एक बड़ी घटना हुई है। श्रवण, चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। सक्ती जिले में इन दिनों राखड़ डंपिंग का बड़ा खेल चल रहा है। ट्रांसपोर्टर सरपंचों को मोटी रकम का लालच देकर पंचायत में राखड़ की अवैध डंपिंग करा रहे हैं। जहरीले राखड़ के दुष्परिणामों को जानने के बाद भी प्रशासन इसके अवैध डंपिंग को रोकने में रुचि नहीं दिखा रहा। अवैध डंपिंग के इस खेल में सरपंच और प्रशासन की मिलीभगत नजर आ रही है। इस रिपोर्ट को आप देखिए।
शक्ति जिले के जयजयपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत कचंदा में ट्रांसपोर्टरों ने सरपंच से मिलीभगत कर पंचायत के शासकीय जमीनों पर लाखों मीट्रिक टन राखड़ डंप कर दिया है। इस राखड़ से गांव समेत आसपास में प्रदूषण का खतरा बढ़ गया है। वहीं उड़ते डस्ट से राहगीर भी खासे परेशान है। गाँव में ही स्थित नर्सरी भी अब वीरान होने लगी है। पौधों के पत्तों पर धूल की मोटी परत जमा होने लगी है, जिससे इनका ग्रोथ भी रुक गया है। हमारे नर्सरी में डस्ट बैठ के धूल हर बैठ के ना पूरा पौधा ला ये कर रहे तो मैं हम पानी भी छिड़को डाले हैं और डेली के डेली पानी भी चला था है और हमारा कुछ पौधा ग्रोथ नहीं लेते है डस्ट के कारण। शिकायत के बाद में कुछ कार्यवाही नहीं हुई से हमारे तरह नहीं ऐसी आदेश। राखड़ डंपिंग का ये खेल सरपंच द्वारा पंचायत प्रस्ताव के आधार पर खेला गया है। सरपंच ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गांव के शासकीय भूमि को राखड़ डंपिंग यार्ड बना दिया। शमशान घाट की जमीन पर भी लाखों मीट्रिक टन राखड़ डंप कर जेसीबी की सहायता से लेबलिंग किया जा रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि इसके लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल बिलासपुर ने ग्राम पंचायत कचंदा में 2 लाख मीट्रिक टन फ्लाई ऐश डंपिंग करने की अनुमति भी दी है, जो सवालों के घेरे में है। ये बात बेहतर कलेक्टर को मालूम है, एसडीएम को मालूम है, तहसीलदार को मालूम है और जो क्षेत्रीय कार्यालय के जो अधिकारी उनको भी मालूम है। इन लोगों ने सब इंजीनियर को भेज के खाना पूर्ति और अभी भी ये आज भी ये बोल रहे हैं कि नहीं काम तो सब ठीक हो रहा है, पर ये अपने साहित्य को पढ़ना भी उचित नहीं समझे। वो मेला मैदान है, वहाँ पर माँ खंडेश्वरी की बहुत बड़ी मंदिर है जो आस्था का प्रतीक है और पूरे आसपास की बहुत बड़ी मेला लगती है और मेला मैदान होने के कारण ग्राम पंचायत से ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करके उसको परमिशन दिया गया है और मेला मैदान को बनाया जा रहा है। पूरे मामले में शिकायत जो हुई है उसकी जांच की जा रही है कि वहाँ पर जो फिलिंग का जो नियम शर्त होता है उन नियम शर्तों के आधार पर फिलिंग हो रही है, नहीं हो रही, उसकी जाँच हो रही है। हमने भी जांच की है। मामले की शिकायत ग्रामीण कई बार जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से कर चुके हैं। इसके बावजूद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में ग्रामीण अब न्यायालय से न्याय की गुहार लगाने की बात कह रहे हैं। शक्ति जिले के जनपद पंचायत जयजयपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत कचंदा में सरकारी जमीनों पर राखड़ का अवैध डंपिंग का खेल जो है जोरों पर चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यही मुख्य मार्ग है जो जयजयपुर से मालखोदा मुख्य मार्ग है। इसमें आवागमन करने वाले राहगीरों को भी इस राखड़ के धूल के वजह से बीमारियों का सामना करना पड़ता है। वहीं राखड़ जहाँ पर डंपिंग हो रहा है वहाँ पर मंदिर भी है, वहाँ मंदिर में भी आने जाने वाले श्रद्धालुओं को भी इसका असर पड़ रहा है। नेत्राम बघेल, IBC 24 शक्ति।